हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने पॉडकास्ट किया था मिस्टर एस वाई कुरैशी के साथ, जो कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। आपने बहुत सराहा उस पॉडकास्ट को। किस तरीके से हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की, इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, ईवीएम की बात की, बैलेट पेपर की बात की और डिफेक्शन लॉज की बात की। और पूरी की पूरी वीडियो इस अंदाज से बनाई गई थी कि तमाम एस्पायरेंट इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ें और समझें, और एक नागरिक के तौर पे भी जानना जरूरी है कि हम जो है समझदार बने। और आने वाले इलेक्शन है, हमें सचेत रहना चाहिए कि हमने अपना ये कीमती वोट किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेके। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इकलौता बैंक सरकार ने मनोनीत किया था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में क्या सीक्रेसी है, क्यों वो नाम देने में एसबीआई जो है हिचकिचा रहा है और अभी टाइम मांग रहा है 30 जून तक। तो इस सब चीज़ों के पीछे मुझे पता चला कि मिस पूनम अग्रवाल थी। जी हाँ, बहुत 20 साल तकरीबन वो जर्नलिस्ट रही हैं। टेलीविज़न पे भी इन्होंने काम किया है, बीबीसी के लिए भी काम किया है, क्विंट में काम किया है, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। यानी कि जो सही मायने में पत्रकार होते हैं, जो किसी चीज़ की खोज में अंदर तक चले जाते हैं और जब तक कि उसको वेरीफाई ना करें अपनी, वो जो है पब्लिश नहीं करते हैं। तो ओल्ड टाइम जर्नलिज्म, बढ़िया जर्नलिज्म, लोगों को समझाना, हर मुद्दे के बारे में उसकी पकड़ रखना। तो इनको मैं आज इस पॉडकास्ट में लेके आया हूं, पूनम अग्रवाल को। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को तब से जाना है जब ये बॉन्ड आए थे, जब ये खुद पहली बार गई कि मैंने बॉन्ड खरीदना है, और कितनी मुश्किलें पेश आई, कैसे उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, उसकी फॉरेंसिक्स कराई कि ये कागज का टुकड़ा है क्या, और कितने दिन इसकी म्याद, हम लोगों को पता ही नहीं। हमको सब इतना पता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बंद कर दो और हमें नाम दे दो, लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या था और किस प्रकार से पूरी स्कीम थी, ये मैंने जो है इस पॉडकास्ट में उनसे बात की। इसके अलावा इन्होंने ईवीएम पर बहुत रिसर्च किया। 2019 के इलेक्शन के बाद इन्होंने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कितने वोट पोल्ड हुए, कितने काउंट हुए, उसके ऊपर इन्होंने बहुत मैथमेटिक्स किया, बहुत अपनी माथापच्ची की, और उसके बाद इनके आर्टिकल के बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट याचिका है, जो है ईवीएम की जो है पारदर्शिता को लेके है, ईवीएम की इंटीग्रिटी को लेके है, ईवीएम की यूजफुलनेस को लेके जो है इन्होंने कई मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमने डिफेक्शन लॉ पे भी बात की, और मैंने लास्ट में पूछा कि आपकी क्या एडवाइस है मेरे स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बताया कृपया करके, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी चीज़ को आपने जो है फिल्टर लगा के देखना है। किसी चीज़ को जो आपके व्हाट्सएप में आ रही है फॉरवर्ड मैनी टाइम्स, उसको सस्पिशन के साथ देखो, और जो है अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छी खबर को फॉलो करो, एंड सो दैट आप और आपका परिवार जो है फेक न्यूज़ के और एआई से जनरेटेड डीप फेक इससे बच सके, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक होने वाले हैं। सो माय फ्रेंड्स, आई हैव ब्रॉट अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग discussion on the electoral bonds election system in India and how can we save our democracy and make it better. Subscribe to this channel and also please subscribe to the YouTube channel of Poonam Agarwal, जिन्होंने अभी अभी अपना चैनल जो है स्टार्ट किया है। तो प्लीज गिव मी कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, सो दैट आई कीप ब्रिंगिंग सच वंडरफुल पॉडकास्ट फॉर यू। थैंक यू। जय हिंद। पूनम अग्रवाल, कितना बढ़िया दिन है आज। मैं आपकी एक छोटी सी वीडियो आपने निकाली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर, मैंने वो देखी, मैंने आपसे कनेक्ट किया और आपने फट जो है वापस आपका जवाब आया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप को जो है मैं अपने चैनल पे ले पाया हूँ। सो वेलकम टू मोर टॉक्स। ये हमारा हर हफ्ते में 1-2 पॉडकास्ट करते हैं, बेसिकली फॉर एजुकेटिंग यंग जनरेशन ऑन करंट अफेयर्स इश्यूज। सो पूनम अग्रवाल, वेलकम। Thank you.
थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। मेरे को इट्स अ रिस्पेक्ट, इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्योंकि सर मैं तो यही चाहूंगी कि आप जो भी बना रहे हैं, जो भी आप जिस इशू पे भी वीडियो बना रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, एंड उससे उनका एजुकेशन, दे आर सो दैट दे आर एजुकेटेड ऑन द इशू। हाँ ये हमारा बिल्कुल, मकसद है। यही बिल्कुल। मकसद है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मिस्टर एस वाई कुरैशी से बात की थी, बहुत जी रेस्पेक्टेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। जी और उसके बाद मैंने फार्म लॉज पे बात की है, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम पे बात की है, और मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया को लेके, रशिया यूक्रेन को लेके, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे मुद्दों पे बात करूं जिन पे कि जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, या जो है वो बहुत प्रेजुडिस्ड है, वो आपको जी सही जी। इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बिलीव करते हैं, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कब आपने काम करना शुरू किया और कैसे शुरू किया? ओके, तो शुरुआत से शुरू करूँ सर। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैं उस समय क्विंट में काम करती थी। क्विंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ मेरे एडिटर राघव बहल हैं, अभी भी हैं वहीं पर। तो उस समय इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जब इंट्रोड्यूस ही हुआ था, अगर आपको पता है 2017 में उन्होंने, सरकार ने कहा हम्म। कि वो लाएंगे। तो मेरी उनसे आज भी मुझे याद है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी इस बारे में कि वो जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली में क्या डोनर्स का नाम एनोनिमस रहेगा, क्योंकि यही बोलकर वो बुला रहे थे कि जो भी दान देगा, डोनर जो भी होगा, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा इलेक्टोरल हम्म। बॉन्ड्स के जरिए। हम्म। तो मैंने इनिशियली जब इस पे काम करना शुरू किया, तो मैंने कुछ लोगों से बात की, एसबीआई के लोगों से, जो भी वहां पर ऑफिसर्स, एनोनिमस वे में मुझसे बात किया। उन्होंने बोला हाँ हाँ, ये पूरा गुप्त रहेगा, वो बॉन्ड के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, एंड हम्म। एवरीथिंग इज क्लियर। तो मैंने उस पे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल की थी, लेकिन फिर जब बिका पहली बार, जो पहला ट्रांच बिका था, आपका हुआ था मार्च 2018 में, पहली बार ये बिका था। तो फर्स्ट ट्रांच में तो मैं खरीदा नहीं, लेकिन अप्रैल में फिर से बिका। उस समय इलेक्शंस आ रहे थे, तो मेरी राघव बहल से बात हुई। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं खरीद लूं जाकर। एक हम्म। बॉन्ड ही तो खरीदना है, 1000 रुपए में भी आ रहा है, 10,000 में भी, 1 लाख 1 करोड़ में आ रहा है, तो मैं तो 1000 रुपए का खरीद सकते हो, उसमें कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, करते हैं, खरीद लो जाकर। तो मैं गई एसबीआई खरीदने। एसबीआई पार्लियामेंट, पहले तो पता ही नहीं कहाँ बिक रहा है। मैं हम्म। गई शास्त्री भवन वाले एसबीआई में, सोचा कि वहां बिक रहा होगा। तो उनको पता ही नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। उस समय इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि एसबीआई में ही कई लोग नहीं जानते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। हम्म। छोड़िए एसबीआई की बात, पॉलिटिशियंस नहीं जानते थे। 2018 की बात कर रही हूँ मैं। जो ऑपोजिशन पार्टी में थे, उनको भी ज्यादा आइडिया नहीं था। तो जब मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट में गई, वहां पर भी उन्होंने मुझे नीचे, वहां पर 2-3 माले में ऑफिस से ऊपर के माले में जाकर उन्होंने बोला वहां मिलेगा। उस फ्लोर में भी कई सारे अफसर हैं, उनको भी नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो मैं थोड़ा चौंक गई कि क्या हो रहा है, किसको पता नहीं। फिर एक बंदे ने बताया कि ये दफ्तर में, ये कैबिन में, ये ऑफिसर से मिल लीजिए, वो बेचते हैं। तो जब मैं खरीदने गई, तब उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्यों लेना है। मैं कहा मुझे 1000 रुपए का बॉन्ड लेना, आप दे दीजिए, मुझे पॉलिटिकल डोनेशन करना, आपको उसमें क्या दिक्कत है। तो बोलते नहीं नहीं, आप बताइए क्यों आए हैं, किस लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आपको कैसे पता चला कि हम्म। इसके जरिए देते डोनेशन। मैं कहा कि मुझे एक कंपनी के लिए आई हूँ, मेरे को अपने नाम पे खरीदना, आप मुझे 1000 रुपए का दे दीजिए। तो बातचीत की थोड़ी देर, उन्होंने मेरी केवाईसी पूरी ले ली, और लेने के बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे फॉर्म भरवाए उन्होंने। फिर एक चेक लिया, तो मैं चेक भी दे दिया, अपने नाम से ही मैंने खरीदा। तो फिर जब मैंने कहा बॉन्ड दीजिए, तो उन्होंने बोला आप वेट करिए बाहर। मुझे करीब 1 घंटा वेट कराया, मुझे समझ नहीं आया क्यों। फिर एक हम्म। लिफाफे में डालकर उन्होंने बॉन्ड दिया। तो जब उन्होंने मुझे बॉन्ड दिया, तब बॉन्ड, आपने अगर देखा उसकी कुछ ऑनलाइन प्रिंट्स पड़े हुए हैं, उसमें कुछ भी सीरियल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं, ना मेरा नाम ना कुछ, सिवाय डेट के, कि सो बहुत। एंड सो डेट को वो खरीदा गया, हाँ। बाकी सब हाँ। नॉर्मल। हाँ। अब मेरे पास बॉन्ड नहीं है, मैं आपको एक कॉपी भेज दूंगी भेजना मेरे पास, हाँ हाँ। स्क्रीनशॉट आप यूज हाँ करिएगा उसका। हाँ। हाँ। तो लेकर आ गई। मैं कहा मैं थोड़ा सा
हो गई दुखी, कुछ भी नहीं, हाँ, ये तो एकदम क्लीन है। कोई मतलब नहीं तो कोई आजकल कोई भी चीज ले लो आप, चालान भी कटता है तो उसमें पूरा मतलब डिजिटल डिटेल्स होता है, हाँ। पूरा डिटेल तो होता है, यू कैन हाँ ट्रैक इट, एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ। तो इसमें इसलिए नहीं रखा गया, उनका कहना था अनोनिमस है, बोले मेरा नाम अगर लिख देंगे तो पता चल गया ना कि पूनम अग्रवाल ने खरीदा है। बट तो वो आपकी केवाईसी पूरी ले ली, केवाईसी पूरी ली, लेकिन बॉन्ड में मतलब कुछ उनके पास लिखा हुआ सारा डेटा है, उनके पास सारा डेटा है। थी। तो ओके। उनका मकसद ये बताने का था कि देखो बॉन्ड पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि तुम्हारा डोनेशन गुप्त रहेगा। चलिए हम्म। मैं आ गई वापस ऑफिस, तो मैंने राघव सर को कहा कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये जेन्युइनली अनोनिमस रख रहे हैं डोनर का नाम। हालांकि केवाईसी वहां ले रहे हैं, लेकिन जब मैं पॉलिटिकल पार्टी को दूंगी तो पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता होगा कि इस सो एंड सो पर्सन ने दिया, और बैंक को नहीं पता होगा कि पूनम अग्रवाल का ही बॉन्ड बैंक तक पहुंचा है वापस। तो फिर भी कहीं ना कहीं सनक चढ़ा हुआ था कि नहीं, इतना आसान तो नहीं हो सकता, इतना क्लीन। फिर मैंने उसको फोरेंसिक में टेस्ट के लिए दिया। फोरेंसिक्स में जब टेस्ट करवाने दिया तब पता चला कि उसमें एक छुपा हुआ नंबर है, और हम्म। वो आपको सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रे में दिख जाए, यूवी रे का एक टॉर्च भी आता है तो उसमें आप देखेंगे तो वो दिख गया। हैरान हो गई मैं कि ऐसा क्यों, लाइक वो भी यूनिक। अब उसको यूनिक साबित करने के लिए तो मुझे और एक बॉन्ड खरीदना पड़ा। मैं कहा सर और एक बॉन्ड खरीदना होगा, तो राघव सर ने कहा अच्छा आओ खरीदो। फिर मैं हाँ। खरीदने गई, 2 दिन बाद फिर वो हैरान बैंक वाले, अब फिर से आ गई। फिर मैंने 1,000 रुपए कहा मेरे को खरीदना, अब दो। तो अच्छा, देख, उस टाइम पे आप सब बॉन्ड लेते हो, पार्टी का नाम नहीं होता उसमें? नहीं कुछ नहीं होगा बॉन्ड में, कुछ भी नहीं, सिवाय तारीख के, और कुछ नहीं और होगा पैसे बॉन्ड। ले लेने और वो कागज पकड़ लेना है? तो वो कागज एक तरह का आपका डीडी हो गया, जो होता है ना अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट। ओके। अच्छा, वो वो आप फिर किसी पार्टी को जाके दे प्रॉमिसरी दो? नोट आप किसी को भी दे दो। डिमांड ड्राफ्ट में तो फिर भी नाम होता है, इसमें वो भी नहीं होगा। आप हम्म। जिस जैसे पूनम अग्रवाल ने दे दिया यश जी को, तो यश जी ने जमा कर दिया। अब यश जी को ना बैंक को बताने की जरूरत कि पूनम ने मुझे ये दिया, वो ये साबित करना चाह रहे थे। लेकिन वो हिडन नंबर से, या हिडन नंबर से ये साबित हो गया कि वो हिडन नंबर यूनिक था। अब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, नहीं तो आपको हिडन नंबर रखने की जरूरत क्या थी? ये प्रॉपर मिसलीड था गवर्नमेंट का। वो ये दिखाना चाह रही थी पब्लिक को कि कोई सीरियल नंबर नहीं है उसमें, यूनिक नंबर, लेकिन एक्चुअली में सीरियल नंबर है, और जो वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने ये स्टोरी की, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तुरंत बयान जारी किया कि हाँ, क्योंकि वो डिनाई तो कर नहीं सकते ना, वो तो है, मेरे पास फोरेंसिक रिपोर्ट है, मैं थोड़ी ना कुछ मैनिपुलेट करा है। वो उन्होंने कहा हाँ ये है, लेकिन सिक्योरिटी के कारण, सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो हम्म। अगर सिक्योरिटी रीजंस ही है बात, तो वाटरमार्क भी तो था उसमें, उसको आप सिक्योरिटी रीजंस की तरह यूज करिए। बट उसमें हिडन नंबर, बाद में आरटीआई के जवाब से भी ये पता चला कि एसबीआई ने कहा कि हमें तो नंबर चाहिए ऑडिट ट्रेल के लिए, नहीं तो हमें क्या पता कितना बिका कहाँ से आया, ऑडिटिंग नहीं कर पाएंगे ये। अब ऑडिट हम्म। ट्रेल तो करना ही हो, ऑडिट तो करना ही होगा, और वो फेक हम्म। है जेन्युइन है, वो भी एक चक्कर है। तो हम्म। सीक्वेंस समझिए अब आप, जो मैंने अपने वीडियो में भी समझाया है कि हम्म। पूनम अग्रवाल ने खरीदा बॉन्ड, उसका हिडन नंबर एसबीआई ने रिकॉर्ड किया कि पूनम हम्म। अग्रवाल ने 0012 बॉन्ड खरीदा, पूनम अग्रवाल ने पार्टी एक्स को बॉन्ड दिया, पार्टी एक्स को वो रिडीम करना है 15 दिन के अंदर, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा बॉन्ड, तो वो 15 दिनों के अंदर जाके बैंक में एसबीआई में वापस वो जमा करती है। अब वो बैंक में जब जैसी जमा करती है, तो बैंक का जो अफसर होता है वो हिडन नंबर देखता है कि 0112 या 12 जो भी है, ये नंबर किसके ऊपर है, किसने खरीदा, पूनम अग्रवाल ने खरीदा। तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड जमा करेगा कि पूनम अग्रवाल ने पार्टी एक्स को बॉन्ड दिया, और पार्टी एक्स ने फिर जमा किया, और पूनम अग्रवाल का डोनेशन इस पार्टी एक्स के पास गया। तो एसबीआई के पास सारा डेटा है, कहने का मतलब क्या है? हम्म। सिनॉप्सिस यही है कि एसबीआई के पास पूरा डेटा है, परचेजर का डेटा है, किस समय खरीदा, कब खरीदा, कितने का खरीदा, किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया, पूरा डेटा। और यही डिटेल्स हम्म। उन्हें देना है इलेक्शन कमीशन। तो आज तो डेट थी, दी नहीं या दिया नहीं उन्होंने? अब नहीं दिया, अब तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है सर, कि उनको क्या हम्म। करना है, सुप्रीम हम्म। कोर्ट को डिसाइड करना है कि उन्हें टाइम देना चाहिए कि नहीं। अब मैं, इससे तो आपको समझ आ गया कि ये पूरा खेल ही 15 दिन का है। हम्म। जैसे ही 15 दिन के अंदर आपकी वैलिडिटी होती है, तो 15 दिन में ही बताना पड़ेगा कि पूनम अग्रवाल ने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और पार्टी एक्स को दिया। तो ये रिकॉर्ड तुमको मेंटेन करना ही है। अब वो आप
जब आप बेचते हो तब आप रिकॉर्ड तो मेंटेन कर ही रहे हो अलग अलग ब्रांचेस में, लेकिन सालाना आपको ऑडिट भी तो करना है, तो वो रिकॉर्ड भी आपने मेंटेन कर रखा है। हम्म ऑडिट का रिकॉर्ड तो एक ही जगह होगा ना सर। सही बात है। ऑडिटिंग तो जितना मुझे नॉलेज है, मैं ऑडिटर नहीं हूँ, बट आप हम बेसिक तो सभी को पता है कि ऑडिट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है एक जगह। इस साल हम्म में इतना बिका, इतने लोगों ने खरीदा, इतने का खरीदा, हम्म जो भी डेटा है आपका, हम्म तो वो अगर आपके पास डेटा ऑडिट करके रखा हुआ है, इकट्ठा है, तो फिर आप क्या कह रहे हो कि फिजिकल फॉर्म में कहीं पड़ा है, डिजिटल फॉर्म में कहीं पड़ा है। एसबीआई ने तो यही कहा है ना कोर्ट को, हम्म। कुछ डेटा उनका फिजिकल फॉर्म में यानी कि रजिस्ट्री में भर के रखा हुआ है, कुछ डेटा उनका डिजिटल फॉर्म में भरा हुआ है, और कुछ बॉम्बे पड़ा है तो कलकत्ते पड़ा है तो दिल्ली। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि ये तो पता चल गया, आप तो शुरू में हिम्मत देनी पड़ेगी कि आपने इतना डिटेल में खुद ये बॉन्ड खरीद के पता किया कि स्कीम कैसे है। तो इसमें हमें इतने साल क्यों लगे ये ये डिक्लेयर करने में कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इतना वक्त क्यों लगा? तब आपने क्वेश्चन नहीं पूछा किसी से? सर किससे पूछूं? सुप्रीम कोर्ट के मैटर में मैं किससे क्वेश्चन पूछूं? बट आप इन्वॉल्व रही इस पूरे केस में इतने साल। हाँ, तो जैसे ये स्टोरी आई, एडीआर आपने जानते हैं, हम कॉमन कॉज, एडीआर, प्रशांत भूषण, सबने इस पे एक फाइल किया उन्होंने कोर्ट में। एडीआर क्या है, जरा मेरे ऑडियंस के लिए जरा बता हाँ, दो। हाँ। एडीआर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वोटर्स, डेमोक्रेसी और वोटर्स के लिए काम करती है। बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। एंड मेरे ख्याल से तारीफ काबिल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे केसेस में फाइट किया है सुप्रीम कोर्ट में। एडिया ने ईवीएम पे भी बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं, जो कि 2 केसेस स्पेशली जो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये केस भी एडीआर के लोग हैं? एडिया, हाँ, एसोसिएशन एडीआर फॉर और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अच्छा। हाँ, एडीआर और कॉमन कॉज। ये कोई, अच्छा, कॉमन कॉज, ये एनजीओ है क्या है ये? सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के दोनों। तो अच्छा। इन्होंने ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इलेक्टोरल इशू से रिलेटेड जितने भी होते हैं मतलब इस। ये हम लोगों की तरफ से वोटर को जागरूक करने के ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जी, लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कल चल कैसी रही है। चल कैसी रही है और खतरे में है, तो उसके लिए वो कोर्ट भी जाते हैं। अच्छा, वेरी। तो उन्होंने उन्होंने ही ये फाइट किया, ये केस है, और उसका आप देख रहे हैं कि अब हम्म उन्होंने तो पिटिशन फाइल सालों पहले कर दिया था, हम्म लेकिन कोर्ट में मैटर रहा। 2019 में कोर्ट में हियरिंग हुई, फिर कोर्ट ने कहा कि एक है ना, वो सीक्रेट सील्ड एनवलप में जो उनको जमा करना पड़ा था, कि जितना भी ईसी को डिटेल्स, जितने भी परचेजर के थे, वो तो 2019 में आया था उस समय केस। फिर उसके तो उसके तो बाद पड़ा है इनके पास, फिर वो तो डेटा पड़ा है वो 2019 में डेटा, हाँ, किसकी। वो तभी तो कोर्ट ने अब जो डेटा मांगा है वो 2019 से लेकर अभी तक का मांगा है, तो वो डेटा उनके पास पड़ा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि इतने साल क्यों लगे, अब 2019 के बाद अब जाके आया है, उस पे मैं तो क्या कह सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, सारी डिटेल, सारी चीजें, पिटिशन, सब चीजों पर उन्होंने पुश भी किया कि मैटर हियरिंग के लिए आनी चाहिए, लेकिन समय लग गया, काफी समय लग गया। लेकिन एक बात अच्छा है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ सर। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट। हाँ, इस हमारे। जजमेंट की उम्मीद शायद बहुतों को नहीं थी, मुझे नहीं तो थी। ये उम्मीद थी कि स्टे हो इसीलिए जाएगा। एसबीआई ने, मैंने सुना बहुत से बॉन्ड प्रिंट करके रखे हुए थे कि जजमेंट तो आएगी हाँ हमारे फेवर बिल्कुल, में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड टैक्स पेयर के पैसे से बनता है हम्म भाई, हमारे पैसे क्यों? हमें ना चंदा देना है इलेक्टोरल पॉलिटिकल अच्छा, ये पार्टी। हमारे पैसे से कैसे बनता है, ये बताओ। तो ये एसबीआई का खर्चा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जाता है, जो भी प्रिंटिंग का खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ओ, एसबीआई अपने प्रॉफिट से नहीं देता इसका खर्चा? एसबीआई को भी नहीं देना चाहिए, एसबीआई क्यों दे? देना तो पॉलिटिकल जो भी डोनर है उसको देना चाहिए। ओ, तो इसमें कितना खर्चा इस चीज में टैक्स पेयर दे रहा है करोड़ों रुपए का ऑन एन एवरेज में यहाँ से 25 रुपए एक बॉन्ड की प्रिंटिंग पे आता है, एक बॉन्ड की प्रिंटिंग। अब उसमें आप सीक्रेट जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको हाँ, छुपा के नेचुरली।
जिस दैट्स कंपनी ऑल्सो। को अपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ ऐसी चीज, जी, तो 25 रुपए सॉफ्टवेयर या का मतलब मेरे पास अभी रेडी हैंडेड डेटा नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं इस पर। तो जो इस- पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाह रहा है, जो डोनर है, उससे लीजिए आप पैसे, हमसे क्यों ले रहे हैं? हमारे पैसे की क्या जरूरत है उसमें? तो अब तो ये बताओ मुझे पूनम कि ये लोग डर क्यों रहे हैं कि नाम बताने में? मतलब वोटर की नॉलेज के, वोटर को क्या पता होना चाहिए और क्या सीक्रेट रहना चाहिए, इसके बीच में क्या है ये डिबेट कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई पता होना चाहिए लोगों को कि बिल्कुल किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है और क्यों दे रहा है। प्रिसाइसली सर, अगर पॉलिटिकल डोनेशन का मतलब क्या है? पॉलिटिकल डोनेशन यानी कि कोई बंदा आपको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है। अब वो डोनेशन आपको, आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, क्योंकि क्विट प्रो को कहीं वो ब्राइब तो नहीं कर रहा रूलिंग गवर्नमेंट को। आपने 1,000 करोड़ का चंदा दे दिया या 100 करोड़ का चंदा दे दिया किसी पार्टी को, उसके बदले में आपने, आपको सरकारी टेंडर्स तो नहीं मिले। इसलिए जानना जरूरी है, कहीं वो ब्राइब का काम तो नहीं कर रहा। और कहीं क्योंकि इसमें आप हवाला अगर वो वगैरह का प्रो, पैसा तो नहीं आ रहा है? हाँ क्योंकि जी, मैंने सुना इसके अंदर इतना लिबरल है कि आप कंपनी चला रहे हैं और वो लॉस में जा रही है, फिर भी आप दे सकते हो, फिर भी खरीद बिल्कुल। सकते तो हो। ये बड़ी वो तो हैरानी की बात है। बिल्कुल, पहले तो कैपिंग थी कि आप इस इतने प्रॉफिट है साढ़े अगर, 7% शायद था आपके सेवन प्रॉफिट का। परसेंट की कैपिंग थी। अब हाँ, कि इससे उन्होंने ज्यादा वो, नहीं आप दे सकते, आप और जगह दे दो, बट सीएसआर में कंपनी खर्च नहीं कर रही है, स्कूल बनाने में, हेल्थ के लिए, खाना खिलाने के लिए, बच्चों को बस्ते और किताबें देने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है लॉस मेकिंग कंपनी भी तैयार है पैसे देने के लिए। तो सर एक चीज और है यहाँ पर ऐड कर दूं कि लॉस मेकिंग के अलावा शेल कंपनीज का भी खतरा है। शेल कंपनीज यानी कि जो कंपनी कुछ काम ही ना कर रही हो, खाली दिखावे के लिए कंपनी है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, पैसे घुमा रही है। ये सारे जो खतरे हैं, जो थ्रेट थे डेमोक्रेसी से, ये सारा सब कुछ इलेक्शन कमीशन और आरबीआई दोनों ने लिखित रूप में बताया सरकार को। उसके बावजूद अमेंडमेंट्स हुए हैं एक्ट्स में, कंपनी एक्ट्स में अमेंडमेंट हुए, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट्स में अमेंडमेंट हुए। तो ये सारे अमेंडमेंट, इतने सारे आपके अलर्ट्स एंड वार्निंग्स के बावजूद हुए, इससे साफ जाहिर है कि सरकार इसको किसी भी तरह लाना चाह रही थी। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पीपल हैव राइट टू नो हु आर द पॉलिटिकल डोनर्स। और आप पहले ये बताइए, आपको छुपाना क्यों है? क्यों छुपाना है पॉलिटिकल डोनर्स का नाम? ऐसा क्या हो जाएगा अगर उनका नाम बाहर आ गया? तो ऑपोजिट, सरकार का एक ही था जस्टिफिकेशन कि ऑपोजिशन, जो भी ऑपोजिशन में होंगे, वो है ना आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश हाँ, करेंगे। इनको बाद में इलेक्शन, बट ऐसा हमारे इलेक्शन में कभी हुआ नहीं है। जो मतलब सेठ आज लोग हैं के वो पहले क्या लोग डोनेशन नहीं देते थे क्या? देते थे हाँ। ना, बिल्कुल देते थे। और मनी हम्म। लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी का खतरा तो इसके जरिए भी है। तो हम्म। आप क्या बात कर रहे हैं कि व्हाइट मनी होगा, कैश में पेमेंट होगा? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा, करोड़ों रुपए का डोनेशन गया है, हजारों करोड़ों रुपए का डोनेशन, जिसके बारे में आम जनता नहीं जानती। उनको जानने का पूरा हक है। एज अ सिटीजन आई हैव एवरी राइट टू नो हु आर द पॉलिटिकल डोनर्स। और क्या उनको कोई क्विड प्रो को तो नहीं मिल रहा इसके बदले? क्योंकि आप घूस दे के तो सरकार से टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स और फेवर्स ले सकते हैं। और मुझे ना पूनम, जब मैं ये, हमने भी 40-50 साल में इलेक्शन देखे हैं, मतलब हर तरह के इलेक्शन देखे हैं बचपन से अब तक, और भारत का ना राजनीतिक ये परिवेश कैसे बदला देखा है। और हम जो लोग हैं, हम ज्यादा दान वान देते नहीं है, इंडियन हमारे रिच लोग भी शादी में, अभी देख रहे हो आप, जामनगर में शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गरीबों को देने में थोड़ा सा, हम कल्चरली हम लोग जो है कम वो करते हैं, मंदिर में दे देंगे, पार्टी को दे देंगे। इस चीज में, इसमें हजारों करोड़ रुपया जो है पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए, कहीं ना कहीं ये अनएथिकल है। और हमें एक ऐसा नेशन भी सोचना चाहिए लोगों कि यार ये क्या कर रहे हैं। सर जहां तक एथिक्स की बात है, तो मेरे हिसाब से तो इतना खर्चा ही नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में। हम्म। अगर मैं और आप इलेक्शन लड़ना चाहें कल, तो क्या हम्म। हमारे हमारे कोई पोजीशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। इसीलिए तो अच्छे लोग आना नहीं चाहते, इसीलिए इसलिए जिनमें कुछ दम है चेंज करने का समाज, वो कहते हैं भाई वो इलेक्शन। अच्छे लोग भी नहीं आना चाहते हैं। दूसरी बात है कि सर रिच पीपल कैन ओनली
अफोर्ड टू हाँ फाइट इलेक्शन, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन लड़ना यानी कि पैसे चाहिए। तो बात एथिक्स से ज्यादा मेरे को लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की है। लीजिए आप पैसे, आपको डोनेशन मिल रहा है, लीजिए, बट हाँ ट्रांसपेरेंसी रखिए। हाँ, बट डिक्लेयर करिए किसने दिए। डिक्लेयर करिए कि हाँ, हम्म। मुझे यहाँ से 100 करोड़ रुपए मिले हैं, इस पार्टी को, इस कंपनी से मिले हैं, चाहे इस कॉर्पोरेट से मिले, जो भी है, डिक्लेयर करें। ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप इलेक्शन का हिस्सा है और इलेक्शन जनता के लिए होता है, और जनता का पूरा हक है कि वो जाने कि आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और डेमोक्रेसी की नींव इस बात पे है कि बिल्कुल, लोगों के और लिए, यही लोगों की सरकार है ये। सेठ यही लालो और अमीरों की सरकारें नहीं होती है। लोग एग्जैक्टली, जिनको जाना चाहते हैं वो आए, उनके लिए लोग इसलिए इलेक्ट करते हैं कि हमारे फेवर में हमारे लिए कुछ काम करेंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पीपल हैव राइट टू नो, राइट टू नो एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की है कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये पूरा मुद्दा जो अब हमारे सामने आ रहा है, ये तो चलिए अच्छी बात होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही रद्द हो गया, बट इसके बाद एक जो पैंडोरास बॉक्स खुलने वाला है कि वो डोनर्स कौन है, इस पे हम्म सबकी निगाहें हैं। और हम्म। जब हमें पता चलेगा कि डोनर्स कौन है, उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन से और भी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि आप प्लीज समझिए कि 2018 से लेकर अभी तक जिन्होंने भी डोनेशन किया है, ना सिर्फ आपको नाम पता चलेगा, तारीख भी पता चलेगा, कितना दिया है ये भी पता चलेगा, किसको दिया है ये भी पता चलेगा, और उस पीरियड में क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये क्या, अगर ये नाम आ जाएं तो ये क्या हमारी डेमोक्रेसी और हमारी जिस टाइप से उसमें एक बहुत सनसनीखेज बातें होंगी। बिल्कुल होंगी सर, सनसनीखेज का तो पता नहीं, लेकिन चीजें तो बहुत सारी सामने आएंगी, इसीलिए तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। अब यही बात तो अब आप समझ लीजिए, तभी तो ये पिटारा खोलना नहीं चाह रहा है एसबीआई जल्दी, जून। आप तो इस फील्ड में रही हैं। मैं तो पहले फौजी था, अब स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट या अध्यापक का कॉम्बिनेशन है। आप जर्नलिज्म में कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये नाम मतलब सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है ये नाम एसबीआई से? बिल्कुल देना होगा उन्हें, तो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि लेकिन एसबीआई अब तो उन्होंने एफिडेविट दे दिया जी, हमें दे इलेक्शन दिया के है। बाद। हाँ, बिल्कुल दिया है, 30 जून को देंगे बोला है, 30 जून को। अब तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ना कि वो एक्सटेंशन देती है कि नहीं। चलिए, अगर दे भी देती है, कभी तो आएगा डेटा बाहर। अच्छा, तो मैं आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कोई बात नहीं। मैं बट कह रही हूँ अगर एक्सटेंशन दे दी, अब देखिए, मैं मतलब जो पिटिशनर्स हैं वो ऑफ कोर्स दे विल गो टू द कोर्ट एंड ऑब्जेक्ट टू इट, वो तो करेंगे। लेकिन मैं और आप सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं तो कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स की, देखिए ये है, मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रोसेस में क्या है, कितना समय। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट का है मैटर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं देना है। उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास इलेक्शन से पहले ही डेटा आ जाएगा, और अगर दे दिया तो फिर इलेक्शन के बाद आएगा, लेकिन डेटा आएगा, अच्छा, आपको उम्मीद है डेटा आएगा? आना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चल रही हूँ सर, कि उन्होंने ऑर्डर किया तो डेटा आना चाहिए बाहर, हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ये डेटा आना चाहिए, आना बाहर चाहिए आना चाहिए। बहुत, और बहुत चाहिए हमारे को। देश अगर विश्व गुरु बनना चाहता है, हम एक लीडिंग पावर बनना चाहते हैं, P5 का मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमें दिखाना भी है दुनिया को कि भारत की डेमोक्रेसी किस लेवल की है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी एडवांस्ड है। तो वो बाद में बात करेंगे। पूनम जी, ये बताओ, ये ईवीएम वाला क्या केस है? इस पे भी आपने काफी रिसर्च किया है, सर ईवीएम वर्सेस। ईवीएम, ईवीएम तो बहुत ही लंबा केस है सर, मैं इस पे मतलब आ, इस पे मैं चलिए मैं ज्यादा आपको बता, क्योंकि ये एक एक चीज पे नहीं है, ईवीएम इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। लेकिन मैं आपके आम जनता को जानने के लिए, मैं इस यहाँ पर केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो मेरी स्टोरी पे लगाया गया था। अच्छा। आ, मैं ये नहीं कह रही कि ईवीएम हैक हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि उसको टैंपर किया है कुछ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो मशीन है, आप कोई भी मशीन लीजिए, चाहे वो फोन हो चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी ले लीजिए, आप ये अगर मुझसे कहेंगे कि ये फुल प्रूफ है और इसके साथ कोई टैंपरिंग नहीं हो सकती, आप मानेंगे ये बात? हम्म। अब पेगासस आ गया, पेंडोरा पेपर आ गया, हाँ, पनामा, पता कोई भी इतनी तो गैजेट, चीजें आती हैं। कोई भी गैजेट हो,
कोई हाँ। भी गैजेट हो, टैंपरिंग हो सकती, चाहे वो ऑनलाइन हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, नहीं हो, मशीन है ये, इसके साथ हम्म। टैंपरिंग हो सकती, इतना तो बेसिक हम मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो हैक हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि इट इज वनरेबल टू मैनिपुलेशन। सर इसका हिंदी में मैं अनुवाद नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, बट हम्म। ये इट्स हाँ, वनरेबल, मैनिपुलेशन मतलब इसके अंदर छेड़खानी होके आप इसको छेड़छाड़ अपने हिसाब हो से सकती है, और हो ये सकती है। वनरेबल है इस चीज को लेकर। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि इट्स वनरेबल टू मैनिपुलेशन, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम पे आते हैं। हम्म। मैंने अपनी स्टोरी में, वो आपको आर्टिकल ऑनलाइन मिला है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल्ड है। 2019 में इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस में, वो इलेक्शंस को सब मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, स्पेशली फॉर ईवीएम। उस इलेक्शन में, उस समय इलेक्शन में ईसी क्या करता था, इलेक्शन कमीशन, वोट्स पोल्ड जो डेटा होता था वो अपलोड करता था, यानी कि इतने इतने वोट गिरे, वोट बट गिरे, हाँ। हाँ गिरे। और जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था उस दिन उन्होंने वोट्स पोल्ड का डेटा दिया और वोट्स काउंटेड का डेटा दिया, कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज। पर कॉन्स्टिट्युएंसी में, एक कॉन्स्टिट्युएंसी ए में 1000 वोट गिरे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्युएंसी ए में कितने वोट काउंट हुए वो भी दिया। अब वो सारा डेटा कोलेट किया मैंने, उसमें समय लगा मुझे। हम्म। इलेक्शन खत्म होने के बाद अब जितनी भी कॉन्स्टिट्युएंसी है हमारी, उसमें से जितनों का भी वोट्स पोल डेटा था वो सारा मैंने निकाला, और उस पे पूरी मैथमेटिक्स की, वोट्स हम्म। पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड। अब कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज जब मैंने देखा, कुछ कॉन्स्टिट्युएंसी में सरप्लस वोट थे, यानी कि वोट्स जितने गिरे उससे ज्यादा काउंट हुए, और हम्म। कुछ में डेफिसिट में थे, यानी वोट्स जितने गिरे उससे कम काउंट हुए। हम्म। अब आप मुझसे कहेंगे कि इसमें क्या बात है, तो मैंने कहा चलिए, वोट जितने गिरे उससे कम मैं मान लेती हूँ किसी कारण से हुए, कि करप्ट हो गए, कुछ हो गया, वो मैच नहीं करे। लेकिन वोट्स जितने गिरे उससे ज्यादा आपने काउंट कैसे कर लिए? नहीं, डिजिटल युग में तो होना ही नहीं चाहिए ये तो बिल्कुल बिल्कुल। डेटा मैच होना चाहिए एकदम। अगर 1000 वोट गिरे हैं तो आप 1002 वोट कैसे काउंट कर सकते हैं, और या एक कितनी हजार दस कॉन्स्टिट्यूंसीज में था ये पूनम? सर ये डेटा मैं ऑफ नहीं याद नहीं, है मुझे। वैसे मतलब मैं परसेंटेज वाइज मतलब ये। बहुत सारे कॉन्स्टिट्युएंसीज में आए थे सरप्लस, आपको मैं आर्टिकल भी भेज दूंगी, अरे उसमें कमाल है, ये बहुत हमें किसी सारे। को पता ही नहीं है इस चीज का। हम तो मैं सब मैनिपुलेशन की लोग बात करते हैं, हैक है या नहीं है, इस पे तो चर्चा होती है देश में। बिल्कुल, ये एकदम सिंपल सा है, मैं आपको आर्टिकल भेज दूंगी। सरप्लस में कई जगह है, कई जगह डेफिसिट में है। हम्म। अब आप बताइए सरप्लस वोट कैसे आ सकते हैं? हम्म। इस पर फिर एक पिटिशन कोर्ट में फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय एडीआर ने किया, और अभी तक पेंडिंग है। अब मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपने ऐसे कैसे दे दिया, तो उन्होंने कहा ये प्रिजम्पटिव डेटा निकाला हमने। प्रिजम्पटिव डेटा क्यों दे रहे हैं आप? हम्म। किस लिए? आप जब काउंट कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट डेटा भी देना चाहिए ना, वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड, या हाँ तो बिल्कुल, हाँ। साइमल्टेनियसली वो आता है अखबार में, दीजिए। कौन जीता कितने वोट से, फिर बाकियों के भी आते आप हैं। प्रिजम्पटिव डेटा पे इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, इतनी क्या हड़बड़ी है? उसके बाद से, इस स्टोरी के बाद से इलेक्शन कमीशन ने वोट्स पोल डेटा निकालना ही बंद कर दिया है। ओ, तब वो नहीं पता चलता कि कितने वोट्स वो, बट बताता अब तो है इतने लाख वोट पड़ गए ऐसे कुछ या। परसेंटेज में देते हैं, ये नंबर्स में नहीं देते, ओके, ओके। परसेंटेज में देते तो हैं। आपको क्या लगता है, नाउ फ्रैंकली मैं पूछ रहा हूँ, ईवीएम वर्सेस बैलेट बॉक्स से मैंने मिस्टर कुरैशी से भी पूछा था, आपकी क्या राय है? क्या इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस करके हम इतनी ईवीएम्स में लोगों। बैलेट हर जगह है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज में बैलेट चलता है, क्या दिक्कत है हमारे देश में बैलेट में लाने में? क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं उसमें खर्चा ज्यादा हो जाएगा? कैसे खर्चा ज्यादा हो जाएगा? और उसमें भी पूनम हमने देखे हैं कैसे पूरे बूथ कैप्चर होके स्टैम्प मार देते थे लोग, मतलब वो भी होता था, उसमें भी तो रिगिंग हो सकती है। तो आप तभी तो इन्होंने ये ऑप्शन दिया है ना कि आप वो ईवीएम की, वीवीपैट की स्लिप दे दीजिए, वही हम डाल देंगे बॉक्स में। बट वीवीपैट की भी तो सबकी नहीं दे सकते ना। क्यों? हम जब जाते हैं वोट देने, आपने भी दी, पैट की स्लिप तो निकलती है, हम्म। कोई निकाल लीजिए, हाथ में लीजिए और बॉक्स में डाल दीजिए, इसमें क्या दैट शुड, दिक्कत? वो काउंट होना चाहिए। वो काउंट होना चाहिए। और आप इलेक्शन कमीशन एज पर द लॉ,
एज पर द लॉ, अगर कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट होता है, अगर ईवीएम और की काउंटिंग में, ईवीएम में अगर 100 वोट दिखा रहा है और वीवीपैट में 120 स्लिप दिखा रहा है, तो वीवीपैट का काउंट होगा, ना कि ईवीएम का। हम्म। यानी आपका भरोसा, इसी का भी भरोसा वीवीपैट पे है ना कहीं। तो दिक्कत क्या है इन इसमें? ये सब चीजों से मुझे ये लगता है पूनम जी, अब आरबीआई ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया था इसके ऊपर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। इलेक्शन कमीशन ने मना किया था, फिर भी ये एक मनी बिल के द्वारा लाए गए, लोकसभा में पास कराया गया इसको, फिर उसमें चेंजेस हुए। तो आपको क्या लगता है, इन अभी दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, कि क्या कोई रीथिंकिंग हो रही है कि कैसे हम अपने इलेक्शंस को क्लीन कैसे करें? हमारा, आपका, मेरा मेन मुद्दा यह है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हम ग्रुप डिस्कशन में या एग्जाम में पूछना चाहते हैं बच्चों से, हाउ डू वी क्लीन इंडियाज इलेक्शंस? इसको साफ सुथरा कैसे बनाया जाए कि इसमें ब्लैक मनी ना लगे, हवाला का मनी ना लगे, इसमें क्रिमिनल्स ना आए। तो क्या, व्हाट डू यू फील, यू, आप आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है? हमारे एज ए वोटर, एज हमारे ए पास वोटर, एज ए वोटिंग राइट, सिटीजन पूछ रहा हूँ। एज ए सिटीजन हमारे पास वोटिंग राइट्स है। और अगर हम्म। आपको क्लीन करना है तो पहल हमेशा घर से होती है। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो उनको ये चीजें कह दीजिए कि आप जिसको भी वोट दें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अपने कैंडिडेट को ऐसा चुने जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जो साफ सुथरा कैरेक्टर का भी हो, और जिसमें जिसमें आपको थोड़ा भरोसा हो। तो उससे तो आप एक चीज तो कर ही रहे हो ना, कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं एटलीस्ट उनको तो हटा दे रहे हैं आप। बट वो वो तो सारी आप, पार्टियों में है, वो बाहुबली है, उनके बिना चलेगा नहीं ऐसा काम। तो नहीं। अब सर आप खुद ही, सर अब आप मेरे, मैं तो आपको जवाब ही दे सकती हूँ, अगर उनके बिना काम नहीं चलेगा और आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे क्लीन होगा? ऐसा नहीं है। लॉ नहीं बन सकते कि भाई जिसके ऊपर बड़ी मुश्किल से पहली बार तो पारदर्शिता आई कि आप इनका डिक्लेयर तो करो। पहले तो हम्म। इस पे ही बहुत पैर लोगों ने खिंचता है कि नहीं, डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, अभी सब जुडिस है, क्यों बताना चाहिए? बट आई थिंक ईसी इंसिस्टेड एंड आप ये चीज भी होना चाहिए, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है एटलीस्ट उनको तो शायद टिकट नहीं देते हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा हो या कन्विक्टेड है। बट जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं अंडर ट्रायल, उनको तो टिकट्स नहीं दे कम से कम। उस पे तो लॉ बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, कि क्लीन बैकग्राउंड वाले ही लोग कैंडिडेट को खड़ा होने देना चाहिए। और यही नहीं, मेरे हिसाब से तो जिस तरह से सरकार बनती है एक पार्टी की, वो फिर वो पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी आ जाती हाँ, है, मैं इस पे उससे आ रहा भी था। तो सबसे वो बड़ी हमारे लिए जो आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ ये डिफेक्शन। अब उतना लॉ बनाया लेकिन हमने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया। और अब जो महाराष्ट्र में हुआ, कई स्टेट्स में हुआ, रोल ऑफ स्पीकर, क्या ये स्पीकर से पावर ले लेनी चाहिए डिस्क्वालीफाई करने की तो मुझे तो एमएलए ये को? लग रहा है ना, स्पीकर से पावर लेने से ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी एमएलए को एक पार्टी से के थ्रू एमएलए बना है, तो उसके पर ये स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि तुम 5 साल तुम पार्टी नहीं बदल सकते। अगर तुमने पार्टी ए से लड़कर एमएलए तुमने जीता है, एमएलए नहीं, का वो पूरी पार्टी ले जाते हैं दूसरी तरफ, या एटलीस्ट सर, सर कैंडिडेट से शुरू होता है हमेशा, एमएलए से या एमपी से शुरू होता है। पहले तो वो दल बदलते हैं ना। तो ये जो दल बदलू लोग हैं, इनके ऊपर सख्ताई करनी चाहिए कि तुमने एक पार्टी से जीता है तो 5 साल तुम इसी पार्टी के साथ काम कर सकते हो, दूसरे इलेक्शन तक। तब तक तुम पार्टी नहीं बदल सकते। तो जैसे ही ये स्ट्रिक्टनेस आएगा, पार्टी तोड़ नहीं पाएगी फिर कैंडिडेट्स को या एमपीज को या एमएलए को। तो ये सख्ती जरूरी है, क्योंकि आप और मैं वोट देते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आके तोड़ के फिरती है, वो आ जाती है, तो फायदा क्या है? जनता तो फिर चुन नहीं रही है ना पार्टी को, वो तो पार्टी खुद ही बना ले रहे हैं अपने आप को वहां पर स्टेट में तोड़फोड़ करके। तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन को आना पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तो लॉयल्टी शिफ्ट होती है पैसों के साथ। बट उनके लिए आपको तो क्या लगता है आज के दौर में क्या दोबारा कोई टीएन सेशन आ सकता है भारत में? जिस तरीके से भी इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव हो रहा है, और जिस तरीके से वी गॉट ओनली वन टीएन सेशन, है ना, काफी उन्होंने सुधार किया। आपको तो पता है ना सर, अब ईसी के चुनाव, ईसी के सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं। सर हम्म। मैं आपके सवाल में ही जवाब है, मैं क्या हम्म। जवाब दूं? टीएन सेशन वो तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं, बट हम एज ए सिटीजन बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स बहुत है, दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत है, हम प्रॉब्लम्स पे ना देख ध्यान दें कि सोल्यूशन पे ध्यान दें, तो वो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है, कोर्ट है अभी भी, सुप्रीम कोर्ट है अभी भी,
लैंडमार्क एग्जैक्टली। जजमेंट आया है, तो वी नीड टू फाइट, वी नीड टू फाइट, वी हैव टू स्पीक अप अपने। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह जाओ और पंगे ले लो, बट आपको जो सही लगता है वो अपने हिसाब से करिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। सो एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, आपको सोचना होगा वोट देने से पहले। ये नहीं सोचना है कि ये कैंडिडेट पावरफुल है और ये आएगा तो कर देगा कुछ। ऐसा नहीं होता है। कई बार ये भी होता है, जो अंडरडॉग्स होते हैं ना सर, वो भी कुछ कर जाते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सिलेक्शन, क्योंकि तो वोटिंग इज द ओनली राइट वी हैव। तो एक तरीके से ये तो मैं अपने हर उसमें कहता हूं कि एक अच्छा नागरिक तो हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। और अच्छा नागरिक कौन होता है? जो अपने देश का भविष्य सोचता है, किसी पार्टी का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी फिरके का नहीं, किसी कास्ट का नहीं, जो देश का भविष्य सोचेगा। वो जरूर इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए घर में, स्कूल कॉलेज में और दफ्तरों में, कि यार हमने देश की तरक्की कब होगी? जब हमारे इलेक्शन क्लीन होंगे, जब सबको भरोसा है कि जो भी इलेक्शन कमीशन है उसका एक ऐसे इंस्टीट्यूशन कि भाई ये जो है, ये सारी पार्टी कहेंगे नहीं आपका काम अच्छा है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स भी जो है इस प्रकार से करें तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है और होनी चाहिए आने वाले वक्तों में। बिल्कुल सर। और मैं तो आपसे बात अभी कर रही, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इन चीजों पर भी इन चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल होने चाहिए, जहां पर जो राइट्स हैं लोगों के, जिस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं या चाहे दल बदल लेने वाली बात कर रहे हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए एंड कोर्ट में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पे लोगों को भी लगता है कि अभी हाल फिलहाल में कई सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम आई, तोड़ के महाराष्ट्र हो चाहे हिमाचल हो अभी रिसेंटली, तो हाँ, लोग भी सोचते हैं तो कि कमाल की बात तो ये देखी मैंने, महाराष्ट्र में दो तीन नई पार्टी बन गई, पुरानी पार्टी एक भी डिस्qualiफाई नहीं हुआ। मतलब एग्जैक्टली। मैच ड्रॉ कर दिया। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह के स्पीकर को, जी आप जजमेंट दो, आप वो करो, और हमने तकरीबन जो है टेन्योर पूरा कर ही दिया, मतलब। एग्जैक्टली, तो मैं ये कह रही हूँ कि इस पर भी सोचने की जरूरत है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है स्टेट में, वो 5 साल टिकी रहे। क्योंकि ये अनस्टेबल जो रहता है, स्टेबिलिटी की जरूरत है ना। अगर आप इस तरह से डोलते रहोगे कि कभी भी गिर जाएंगे, तो वो पार्टी का ध्यान, वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान लोगों की भलाई पे नहीं रहेगा, वो तो अपनी कुर्सी बचाने पे लगे रहेंगे। तो और इसका, हाँ, और इसका फायदा, उसका नुकसान ये होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। बजट रुक जाता है, हम्म। पब्लिक का जो बजट अलॉट होना होता है पब्लिक के लिए वो रुक जाता है, बजटिंग नहीं हो पाती है, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये सारे इश्यूज, मैं ये मतलब, खैर सरकार तो हमारे बारे में बाद में सोचती, पहले तो अपने अपने पोजीशन के बारे में सोचती, लेकिन अगर जब वो पोजीशन उनका स्टेबल हो गया तो जरूर सोचेगी, करना ही होगा फिर तो, क्योंकि उन्हें वापस आना है। तो ये सारे इश्यूज पर बहुत सारी चीजें हैं जिसपे डिस्कशन की जरूरत है, एंड आई थिंक सो मे बी इट शुड बी टेकन अप इन अ फॉर्म ऑफ अ पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कुछ लॉ, stringent law आए, and maybe then EC is compelled to work on it। यही हम उम्मीद कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद तो उम्मीदें काफी बढ़ गई है लोगों की कि हाँ। मुझे, मैं दाद देना चाहूंगा आप जैसे लोगों की, जो ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। या जिन लोगों ने एडीआर के बारे में, मुझे इतना पता नहीं था, या कॉमन कॉज के बारे में लोगों को पता नहीं है इतना इनके बारे में, कि ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लोग डेडिकेशन से आपकी, हमारी, आप और मेरी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सर, गुड सैमरिटन्स जो होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो चुपचाप ही काम करते हैं। चुपचाप करते हैं और बड़ा काम करते हैं। नहीं, एडीआर एक वो, अब तो एडीआर के बारे में बहुत लोग जानते हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद काफी चर्चा में है वो लोग। तो अच्छा काम भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि परसिस्टेंट है वो होता है ना, लगे रहने वाली बात, वो है उनमें। नहीं, बिना और वो पैशन के बहुत पूनम कुछ नहीं है जिंदगी में। वो चाहे पैशन, आपका काम हो या मेरा काम रहा हो फौज में। पैशन डेफिनेटली, पैशन। पैशन, बिना पैशन के कुछ नहीं हो सकता। और पैशन के साथ साथ इनकी बहुत डेडिकेटेड टीम है साथ में काम करने की, लॉयर्स की टीम है, उनकी अपनी टीम है। तो ईवीएम पर अगर मैं आपको भेज दूंगी, आर्टिकल्स भी भेज दूंगी आपको, पिटिशंस भी भेज दूंगी, आप पढ़िएगा। और भी पिटिशंस फाइल होने वाले हैं कोर्ट में, उसके बारे में भी पढ़िएगा। एडीआर के वेबसाइट पे, एडीआर पूरी ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ उनके वेबसाइट पे है, पिटिशन से हम्म। लेके हियरिंग के जजमेंट सब कुछ उनके वेबसाइट पे। आप पढ़िएगा, आप समझ
समझिएगा, क्योंकि जो चीज मैंने ईवीएम का अभी आपको मैंने मे बी 20% बताया है, जो एक आर्टिकल के थ्रू मुझे लगा सबसे सिंपल वही तरीका हो सकता है समझाने का कि मैनिपुलेशन हो सकता है, उससे छेड़छाड़ की पॉसिबिलिटी है, तो वो ऐसा नहीं काम होना दिखाया। चाहिए कि जिसमें बेयर मिनिमम उसकी क्या कहते हैं, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस और उसकी गुणवत्ता पे हर हर भारतीय को फक्र होना चाहिए कि हमारा इलेक्शन हो रहा है और हमें सबको भरोसा। एग्जैक्टली यही तो होना चाहिए। कि मैं कह रही हूँ कि अगर 10% जनता को भी डाउट है ईवीएम पर, तो क्यों नहीं आप एड्रेस कर रहे हो उस इशू को? क्या दिक्कत है? भरोसा तो आपको चाहिए ना जनता की। आप खाली यही अपने एंड से बोले जा रहे हो कि नहीं नहीं सेफ है, सेफ है, सेफ है। हम्म। आपको पता है ये बात कि ईवीएम ईवीएम को, जैसे कि अगर ईवीएम इलेक्शन कमीशन के अलावा और किसी के पास नहीं हो सकता, एज ए सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट भी अगर मैं इलेक्शन कमीशन को बोलूं कि मुझे एक ईवीएम दीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे टैंपर हो सकता है, तो वो भी नहीं देंगे। और अगर मैंने हासिल कर लिया किसी और जरिए से, तो मेरे ऊपर एनएसए लग जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस लग जाएगा, मुझे सीधा घोषित कर देंगे ये एंटी हम्म। नेशनल टाइप्स क्रिमिनल हम्म। केस लगा सकते हैं। ये हम्म। है आपका लॉ कि कोई भी सिटीजन नहीं है। अब मैं इसके पीछे जस्टिफिकेशन भी बता देती हूँ। ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है उनके। ये इसलिए बना क्योंकि ईवीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। बिल्कुल। तो अगर आप इसको इतना इम्पोर्टेंट, इतना दर्जा दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इस पे एनएसए लगा देंगे लोगों के ऊपर कि अगर किसी ने इसको लिया बिना हम्म। परमिशन के, तो आप क्यों नहीं इसको और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं? लोगों का भरोसा क्यों नहीं इस पे पूरी तरह ला रहे हैं? और अगर आप चलिए ईवीएम नहीं हटा सकते, तो सिंपल सा जो डिमांड है कि भाई पर्ची निकल रही है उसको दे दो हमें हाथ में, हम डाल देंगे बैलेट बॉक्स में, हमें पूरा भरोसा आ जाएगा कि हमारा गया है सही जगह वोट। इसमें भी एक चैनल होता है सर, उसका भी मैं एक रिकॉर्डिंग भेजूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। इसकी वायरिंग भी अजीब तरीके से होती है। ईवीएम तो में भी तीन अगली बार जब बात करेंगे पूनम आपसे, जी क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड नहीं होगा, आई वुड लव टू गेट यू बैक अगेन टू डिस्कस ऑन ईवीएम्स या और जो आपने काम किया है, क्योंकि आप जैसे निर्भीक बेबाक यंग लोग जो है इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो आए लोगों के आगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी से लेके सब करते हैं, आपकी कोई एडवाइस कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन मुद्दों को कैसे देखना चाहिए, पॉलिटिक्स को, व्हाट वुड यू से? सर, मैं तो क्या एडवाइस हूँ, मैंने यूपीएससी नहीं किया, मैं तो उनको तो ये एडवाइस नहीं दे सकती। मैं बस यही कहूंगी कि देखिए आज का जो दौर है, वी आर लिविंग इन एन सोशल मीडिया एरा, बहुत इंफॉर्मेशन आते हैं। आप प्लीज डोंट फॉल फॉर ऑल इंफॉर्मेशन, फिल्टर लगाइए, अच्छा वाला फिल्टर, बारीक छन्नी जिसे कहेंगे ना, वो हम्म। लगाइए। और तब आप उसको लीजिए। और अगर आप उसको भी जब लेते हैं ना, तो उस पर भी विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट पढ़िए, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आता है ना सर, हर चीज पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू यूज योर विजडम एंड नॉलेज कि हाँ ये सही है क्या। फेक न्यूज के दौर में बहुत दिक्कत होती है। अब तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब और एक दूसरे लेवल पे चला गया। एक और ये आ गया है। हम्म। इलेक्शन के टाइम में बहुत अच्छे से वो यूज होगा, डी फेक, वॉइस क्लोनिंग, सब चीजें होंगी। तो प्लीज किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने से पहले थिंक अबाउट इट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, फिर उस पर आप जैसे भी एक्ट करना चाहें करें। डोंट गेट स्वेड भावनाओं आपने में बहे ना। आपने मेरे मन की बात कह दी, जो मैं बहुत दूसरे, मैं कहता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो बच्चों को। एंड इसीलिए जब मैं डीएनए करता हूँ सुबह, डेली न्यूज एनालिसिस, आपको मौका मिले तो आप देखना। तो मैं अखबार में मैं अब इतना समझ गया हूँ इतने सालों में कि कौन लेखक लिख रहा है, वो जर्नलिस्ट है या राइटर है या प्रोफेसर है या रिटायर्ड, कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। फिर आप पढ़ो फिर आप पढ़ो, और फिर दूसरा भी देखो, एंड टेक टाइम टू फॉर्म ओपिनियंस, जल्दीबाजी मत करो। और खास तौर पे फेक न्यूज से बच के रहो, जी तो आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। और नहीं सर, ये बात तो है जैसे कि जर्नलिस्ट से ज्यादा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स इंफॉर्मेशन देने लग गए हैं आजकल।
वो तो प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, अब आपकी विजडम होनी चाहिए कि आपको कितना, क्योंकि हाँ एक जर्नलिस्ट जो फिर भी है वो थोड़ा रिसर्च करेगा, थोड़ा बात करेगा, उसके सोर्सेज होते हैं, वो तब जाके आपको इन्फॉर्मेशन से। 20 साल में मेरे तो आज भी हाथ पैर कांपते हैं कुछ भी आर्टिकल लिखने, जब तक मैं 2 लोगों से बात ना कर लूं। आज भी मेरे को लगता है कि वेरीफाई करनी चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, आज भी वो प्रोसेस फॉलो करती है, लेकिन सब नहीं करते। अब नहीं कर, बिकॉज अभी हर एक को रेडीमेड चाहिए। पूनम अग्रवाल, व्हाट अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, मजा आ गया। आपकी एनर्जी, आपकी बेबाक स्टाइल, और जो है बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त दिया अपना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आपका चैनल देखूंगा, और आप इन्होंने नया नया चैनल स्टार्ट किया, वो मैं लिंक में डाल रहा हूँ। प्लीज वॉच हर चैनल, फॉलो हर राइटिंग्स, आई विल शेयर आपके साथ जो इन्होंने लिखा है। एंड थैंक यू वेरी मच, kudos to you and your work. Thank you so much for having me on your platform. It's certainly a great, great pleasure. और अगर मैंने भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल दिया तो प्लीज हटा दीजिएगा उसे। नहीं नहीं, थैंक आपने यू बहुत सो अच्छा बोला, और बहुत मजा आया। थैंक यू पूनम, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाय।